एक गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम के सास बहू रहते थे। उन दोनों के बीच हमेशा जंग छिड़ी रहती थी। एक दिन वाल्मीकि नाम का आदमी एक ठेले पर सब्जियां बेचते बेचते इनकी गली में पहुंचा। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, आलू, टमाटर, भिंडी ले लो। इस तरह चिल्लाते हुए वो उनकी गली में घूमने लगा। सास बहू दोनों अपने दरवाजे के पास आकर बोली, अरे ओ भैया, जरा इधर आना तो। हाँ, आ रहा हूँ बहन। ऐसा बोलते हुए वो पास आया। बोलिए बहन, क्या चाहिए आपको? करेला कितने का दिया? कितने चाहिए बहन जी? 1 पाव 10 रुपए। क्या? 1 पाव 10 रुपए? इस तरह सुजाता मोल भाव करते हुए एक सब्जी को हाथ में लेकर देखते हुए बोली, ये अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो एक एक सब्जी नीचे डालती जा रही थी और वाल्मीकि को बातों में उलझाए रखी थी। अच्छा भैया, ये टमाटर कैसे दिए? पैसे के दिए बहन। हाँ हाँ, पैसे के ही। कितने के? वो भी 1 पाव 10 रुपए का बहन। 1 किलो 10 रुपए के दोगे क्या? क्या कहा? 1 किलो 10 रुपए का? कभी ये चेहरा लेकर तूने सब्जियां खरीदी भी हैं या नहीं? हाँ हाँ, क्या कहा? सब्जी देनी है तो दे, वरना मत दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास से ऐसी बातें करने की? हाँ, बकवास सी सब्जियां लेकर आया है ऊपर से, और टमाटर भी सारे सड़ गए हैं, और भिंडी को देखा है, पूरे खराब हैं। इस तरह बोलते हुए एक एक सब्जी को वो नीचे फेंकने लगी। एक बार फिर इस गली में दिखाई दिए ना तो तेरे सारे सब्जियों के साथ साथ तुझे भी फेंक दूंगी, समझ गया? इस तरह उसने डराया। वाल्मीकि बोला, हाँ, जिस गली में आप जैसे लोग होंगे वहाँ मैं फिर से बेचने आऊंगा क्या? हाँ, अगले जन्म तक कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला गया। वो उस गली से मुड़ने तक दोनों वहीं खड़े खड़े देखने लगी। उसके जाते ही, हाँ, चला गया, सारे उठा ले। हाँ सासू माँ। ऐसा बोलते हुए जिन सब्जियों को उन्होंने नीचे फेंक दिया था उन सब को उठाकर वो घर ले आई। सूरम्मा का पति राघवैया वहीं खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा था। छी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। इतनी जायदाद है तेरे पास, फिर भी इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? मैंने सोचा था बहू घर आएगी वो कम से कम ठीक होगी, मगर तूने उसे भी अपने जैसा ही बदल डाला। इस तरह डांट रहा था कि तभी सुजाता का पति वासु वहाँ आया। अरे पिताजी, उसे मम्मी ने नहीं बिगाड़ा है। सुजाता ने तो पहले ही कंजूसी में पीएचडी कर रखी है। हमारे घर में एक से बढ़कर एक कंजूस लोग हैं। क्या कर सकते हैं पिताजी, ये अपनी फूटी हुई किस्मत है। अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों के लिए हम कितना पैसा बचा रहे हैं। लेकिन तुझे ये सब करने की जरूरत क्या है? हमारे दादा परदादाओं ने कितनी सारी जायदाद हमारे नाम छोड़ गए हैं, पता है तुझे? अगली 4 पीढ़ी भी अगर बैठे बैठे खाए ना तो तब भी ये जायदाद कम नहीं होने वाली। और तुम लोग 10 रुपए की सब्जी के लिए मोल भाव कर रहे हो। लेकिन देखिए, जायदाद है तो क्या हुआ, लगे हाथों तो खर्च नहीं कर सकते हैं ना। आप नहीं जानते ये सब। चल बहू, लगता है पड़ोसियों ने चिकन की करी बनाई है, उसकी खुशबू सूंघते सूंघते खाना खा लेते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वासु बोला, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हम लोग भी उनके जैसे ना बन जाएं। कुछ ना कुछ करके इन दोनों को बदलना होगा पिताजी। हाँ, हमें सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। इस तरह दोनों सोचने लगे। अगले दिन चारों डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। सुजाता, आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? आज आपका मनपसंद इडली, वड़ा, डोसा, पूरी। इस तरह बोले जा रही थी तो वासु बोला, क्या ये सब बनाया है तूने? जल्दी जल्दी ले आ रही हूँ जी। पिताजी, मेरी बीवी बदल गई है। वासु ने बोला ही था कि इतने में सुजाता एक फोन लेकर उसके सामने रख देती है। ये देखकर वासु बोला,
नाश्ता परोसने के बदले ये मेरे सामने फोन क्यों रख दिया तूने? अभी अभी मैंने जिन नाश्ते के बारे में बताया वो सब इस फोन में है। उन्हें देखते देखते रात का बचा हुआ खाना खा लीजिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई। वासु दंग रह गया और राघवैया जोर जोर से हंसने लगा। बेटा वासु, उन्हें बदलना दूध में पानी मिलाने जितना आसान नहीं है, दूध से पानी अलग करने जितना मुश्किल है। पिताजी, क्या हम लोग कभी दूध और पानी अलग भी कर पाएंगे? इसीलिए तो मैंने बोला ना कि मुश्किल है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पिताजी, मैं हिमालय जाकर संन्यास ले लूंगा। अरे अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए संन्यास लेने की क्या जरूरत? कुछ न कुछ करके हम उन्हें बदल देंगे। इस तरह बोलकर उस दिन से वो लोग उन्हें बदलने के बारे में सोचने लगे। एक दिन राघवैया 10 रंग बिरंगी मुर्गी के बच्चों को अपने घर लेके आया। उन्हें देखकर सूरम्मा बोली, ए जी, ये मुर्गी के बच्चे किसके हैं? आज से ये हमारे हैं। तुम सास बहू के बीच में एक छोटी सी प्रतियोगिता है। इन रंग बिरंगी मुर्गी के बच्चों को मैं तुम्हें आधा आधा दे दूंगा। तुम दोनों में जो भी इन मुर्गियों की अच्छी देखभाल करके जब मैं मांगू मुझे सही सलामत वापस करोगे, उसी को मैं अपनी सारी जायदाद लिख कर दे दूंगा। उसने कहा। ये बात सुनकर दोनों सास बहू के चेहरे में हंसी छलक उठी। लेकिन एक बात मैं तुम्हें पहले से कहे देता हूँ, जिस रंग की मुर्गी को आज मैं तुम्हें दूंगा, उसी रंग की मुर्गी मुझे वापस करनी होगी, तभी तुम इस प्रतियोगिता में जीत सकते हो। और इस तरह जीतने वाले को ही मेरी सारी जायदाद मिलेगी। उसने कहा। ये बात सुनकर सूरम्मा बोली, अरे अब देखते जाइए, इन मुर्गियों को पाल पोस कर आपने मुझे जैसे दिया था वैसे ही आपको वापस करके आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूंगी। जी नहीं, इस प्रतियोगिता में जीत मेरी ही होगी, ये जायदाद मेरी ही होगी। इस तरह दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हुए चले जाते हैं और उन मुर्गियों को आधा आधा बांटकर अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। तब सुजाता बोली, इन मुर्गियों की खूब देखभाल करके इन्हें बड़ा करके वापस करना होगा। इस तरह वो सोच रही थी। सूरम्मा ने भी अपने मन में यही सोचा, लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो उन मुर्गी के बच्चों के रंग उड़ गए। ये देखकर दोनों दंग रह गए। अरे ये क्या, इन मुर्गियों का सारा रंग गायब कैसे हो गया? इस तरह दोनों सोचने लगे। इधर सुजाता भी, ससुर जी ने कहा था कि जब उन्हें वापस करना होगा तो उन मुर्गियों को उसी रंग में वापस करना होगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ही इन पर रंग लगा देती हूँ। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी मुर्गियों पर रंग लगा दिए। सूरम्मा ने भी वही किया जो सुजाता ने किया। इस तरह दोनों ने उन मुर्गियों को रोज रंग लगाते हुए उनका अच्छा पालन पोषण किया। वो मुर्गियां बड़ी हो गई। एक दिन राघवैया उन दोनों को बुलाकर, मैंने जिन मुर्गियों को तुम्हें दिया था उन्हें लेकर आंगन में आओ। तुम्हारी मुर्गियों की हालत देखकर मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये जायदाद मैं किसे दूंगा। उसने कहा। ये बात सुनकर दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने कमरे के अंदर चले गए। राघवैया और वासु दोनों आंगन में बैठे हुए थे। सास बहू ने अपनी अपनी मुर्गियां लेकर वहां पहुंची। देखिए तो, आपने जिस रंग में मुझे मुर्गियां दी थी उसी रंग में है। मैंने जिन मुर्गियों को पाला वो भी आपके दिए हुए रंग में ही है ससुर जी, सुजाता ने कहा। जैसे ही राघवैया उन मुर्गियों के पास आकर उन्हें देखने लगा तो अचानक बारिश होनी शुरू हो गई। उस बारिश की वजह से मुर्गियों के सारे रंग उतर गए। ये देखकर सब लोग दंग रह गए। छी छी, लालच से तुम दोनों ने मुझे फिर से धोखा दिया है। इसका मतलब तुम लोगों ने रोज इस पर रंग लगाते हुए इनका पालन पोषण किया है। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। जिस दिन मैंने इन मुर्गियों को तुम्हें दिया था, अगर उसी दिन मुझे बता देते कि उनका रंग उतर गया है तो मैं उसे ही ये पूरी जायदाद लिख कर दे देता। लेकिन तुम दोनों ने अपने लालच से इन मुर्गियों पर रोज रंग लगाते हुए इन्हें पाला है। राघवैया ने कहा।
राघवैया की बातें सुनकर दोनों सास बहू हक्की बक्की रह गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, लालच की वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया, उसने कहा। सुजाता ने भी माफी मांगी। कम से कम आज से तुम दोनों लालच करना छोड़ दो। तो फिर आप लोगों ने जितनी मेहनत से इन्हें बड़ा किया है ना, इन मुर्गियों का फ्राई बना दो, पेट भर कर खाएंगे। भर पेट खाना खाए कितने दिन हो गए माँ? वासु ने कहा। सास बहू उन मुर्गियों को अंदर ले जाकर उस दिन से अपनी कंजूसी और लालच को छोड़कर खुशी खुशी रहने लगी। एक गांव में सरला और सावित्री नाम की दो सास बहू रहते थे। वो लोग कई दिनों से बकरियों को काट रहे थे। आसपास के गांव में इनकी बकरियों का काफी डिमांड चल रहा था। वो दोनों मिलकर एक मटन शॉप भी चला रहे थे। उसी गांव में रहने वाले सूर्या और सोमू एक दिन इस तरह बातें कर रहे थे। अरे यार, मैं उस सास बहू के मटन शॉप से मटन लेकर आया हूँ। 10 रुपए ज्यादा है, लेकिन टेस्ट एकदम मस्त है, पता है? क्या सच में? मैं भी हमेशा वहीं से मटन खरीद कर लेकर जाता हूँ। वो लोग काफी साफ सुथरा बेचते हैं। ऊपर से सारी बकरियां वो खुद ही पालते हैं। एक तरफ बकरियां पालते हैं और दूसरी तरफ काम वालों की मदद से मटन शॉप भी चला रहे हैं। हाँ यार, वो सास बहू दोनों काफी समझदार हैं। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। ये सास बहू की जोड़ी आसपास के कई गांवों में बहुत नाम कमा चुकी थी। एक दिन सावित्री हॉल में बैठी हुई थी कि सरला आकर बोली, सासू माँ, बकरियों को चारा खिलाने का टाइम हो गया है। मैं उन्हें ले जा रही हूँ। आप आज घर पर ही रुक जाइए, बहुत धूप है बाहर, ठीक है? अरे बेटा, तुम सारी बकरियों को अकेले नहीं संभाल सकती। रुक जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो घर के बाहर बकरियों के पास पहुंची। दोनों बकरियों को चरवाने के लिए ले जा रहे थे कि हरि नाम का आदमी आकर बोला, माँ जी, हमारा पास के गांव में एक मटन शॉप है। मुझे पता चला कि आपके पास बकरियां हैं। मैं कुछ बकरियां आपसे खरीदना चाहता हूँ। हमारे पास बकरियां तो हैं, लेकिन हमारा खुद का मटन शॉप है। हम उसे काम वालों की मदद से चला रहे हैं। हम बाहर के लोगों को बकरियां नहीं बेचते। ऐसा बोलकर उसे वहाँ से भेज देती है। दोनों सास बहू बकरियों को लेकर जंगल पहुँचते हैं। इनके मटन शॉप पर हमेशा बहुत भीड़ लगी रहती थी। इनका मटन शॉप इसलिए भी फेमस था कि इनका मटन बहुत अच्छा रहता था। इनका धंधा अच्छा चल रहा था कि एक दिन उस गांव में रंगैया नाम का आदमी आकर अपना खुद का मटन शॉप खोलता है। रंगैया इन सास बहू से थोड़े कम दाम में मटन बेचता था। सोमू और सूर्या नाम के दो आदमी रंगैया के मटन शॉप के बारे में इस तरह बातें कर रहे थे। आज संडे है, चिकन लाया या मटन लेकर आया? अभी कहाँ यार, मैं अभी जाकर लाने की सोच रहा था। मैं उस सास बहू के शॉप में जाकर मटन लेकर आऊंगा। वहाँ का मटन बहुत अच्छा रहता है। अरे उतनी दूर जाने की क्या जरूरत? उस नए मटन शॉप के पास जा, कम दाम में भी बेच रहा है वो। अरे यार, वो कम दाम में बेच रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। न कोई गड़बड़ है न धोखा है। आज तक इस गांव में उस सास बहू का एक ही मटन शॉप चलता था, इसीलिए वो जितना दाम बोलते थे हम लोग खरीद लेते थे। अब जब इस दूसरे आदमी ने दुकान खोली है ना, तब हमारी समझ में आया है मटन का असली भाव क्या है। वो भी तो वही मटन बेच रहा है ना, जो मटन वो सास बहू बेचते हैं। जहाँ हमें 10 रुपए कम हो जाते हैं, वही लेना ही अच्छा है ना। हाँ यार, तू तो सही कह रहा है। चल तो फिर उस नए आदमी के पास जाकर ही खरीदते हैं। ऐसा सोचते हुए वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। इस तरह गांव के काफी लोग रंगैया के पास ही जाकर मटन खरीदने लगते हैं, क्योंकि वो सास बहू के मटन से कम दाम में बेच रहा था। दिन ब दिन सास बहू के शॉप पर मटन खरीदने वालों की संख्या कम होती जा रही थी। एक दिन सावित्री बोली, ये सब क्या हो रहा है? आजकल तो लोग खरीदने आ ही नहीं रहे। क्या हो सकता है? सासू माँ, गाँव में एक नया मटन शॉप खुल गया है। वो आदमी हमसे भी कम दाम पर मटन बेच रहा है, इसीलिए लोग वहीं खरीदने चले जा रहे हैं। वो इतने कम दाम में कैसे बेच पा रहा है? पता नहीं सासू माँ। ठीक है, जाकर हमें उसके बारे में पता लगाना होगा।
ये भी पता लगाना होगा कि वो इतने कम दाम पर कैसे बेच रहा है। वैसे भी हमारी दुकान नहीं चल रही है, हमारी बकरियों को भी उसी को बेच देते हैं। ऐसा सोचते हुए दोनों रंगैया के पास पहुँचे। इन दोनों को देखकर रंगैया बोला, हाँ बोलिए मैडम, अभी अभी कटा हुआ फ्रेश मटन है। तुम इतने कम दाम पर मटन बेच रहे हो ना, तुम्हें मुनाफा तो होता ही होगा। तुम ये बकरियां लाते कहाँ से हो? उसने पूछा। रंगैया थोड़ा घबराते हुए बोला, अरे वो सब तो व्यापार के रहस्य हैं, मैं किसी से नहीं बताता। आपको मटन कितना चाहिए बस ये बताइए, उसने कहा। ये बात सुनते ही दोनों सास बहू एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और मन में सोचते हैं, हमारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, आपको वैसे भी बकरियों की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप हमसे खरीद लीजिए। मैं वो सब ऑर्डर करके खरीदता हूँ, मैं आपसे नहीं खरीद सकता, उसने कहा। दोनों सास बहू बिना कुछ बात किए वहां से घर चले गए। सासू माँ, मुझे ना उस पर बड़ा ही शक हो रहा है, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। हाँ री, हमने उससे जो भी प्रश्न किए उसके लिए वो घबराते हुए हड़बड़ाते हुए हमें जवाब दे रहा था। हाँ सासू माँ, हमें इस बात को पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए वो लोग उस रात सो गए। आधी रात के समय एक आदमी सर से पांव तक खुद को ढककर सावित्री के एक बकरियों के पास पहुंचा। उसने अपना कपड़ा हटाया तो हमें दिखा कि वो रंगैया है। मुझे नहीं पता था कि इस गांव में इतने अच्छी बकरियां हैं। अगर पता होता तो मैं आसपास के गांव से बकरियां चुरा कर नहीं लाता, यहीं से चुरा लेता। ऐसा सोचते हुए उन बकरियों में से एक बहुत ही मोटी और ताजी बकरी को लेकर अपने दुकान पर चला गया। उसकी दुकान से अंडरग्राउंड के लिए रास्ता था। उस रास्ते से वो अंदर चला गया। वहाँ खूब सारा मटन रखा हुआ था। ये लोग सारे पागल लोग हैं, इन्हें ये तो पता है कि मैं कम दाम में बेच रहा हूँ, मगर ये लोग नहीं सोच रहे कि मैं इतने कम दाम में कैसे बेच रहा हूँ। जब मुझे बकरियां खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही तो मुझे जितना भी आए सब कुछ मेरा मुनाफा ही तो हुआ ना। इस तरह वो मन में सोचते हुए ऊपर आया। सुबह सावित्री अपने बकरियों को देखने के लिए वहां पहुंची और उसने जब देखा उनमें से एक बकरी गायब है तो वो बहुत घबराने लगी। सरला, बेटी सरला, हमारी एक बकरी नहीं दिखाई दे रही, क्या हुआ? कल हमारे साथ वापस आ गई थी ना? हाँ सासू माँ, मैंने कल ही तो उसे देखा था, अभी कहाँ चली गई? इस तरह वो आसपास ढूंढने लगी, उसे वो कहीं नहीं दिखाई दी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह 3-4 दिन बाद उनके घर से रोज एक बकरी चोरी हो जाता था। चौथे दिन रात को लगता है कोई चोर रोज आकर हमारे बकरियों में से एक बकरी उठा ले जा रहा है, हमें आज उसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। ऐसा सोचकर उस दिन रात को दोनों बिना सोए छुप छुप कर उस चोर की राह देखने लगे। आधी रात होने के बाद रंगैया अपने चेहरे को ढककर उन बकरियों में से एक बकरी को निकालकर अपने दुकान के अंडरग्राउंड में जाकर उसे छुपा देता है। रंगैया का पीछा करते करते दोनों सास बहू भी वहां पहुंच जाते हैं। देखा तूने, ये आसपास के बकरियों को चुराकर कम दाम में उसे बेच दे रहा है। हाँ सासू माँ, हमें इसी अभी पुलिस में पकड़वाना होगा। अभी नहीं, सारा गांव सो रहा है। कल सुबह आकर पूरे गांव के सामने इसकी पोल खोलनी होगी। साथ में अंडरग्राउंड में रखे अपनी बकरियां और दूसरे लोगों की बकरियों को भी छुड़वा देंगे। ऐसा सोचकर वो वहां से चले गए। सुबह सारे गांव वालों को अपने साथ लेकर वो रंगैया के पास पहुँचे। क्यों माँ जी, मैं आपके पास बकरियां नहीं खरीद रहा हूँ, इसीलिए गांव वालों को अपने साथ लाकर मुझे डराना चाहती हो? हम तुम्हें डराने नहीं आए, तुम हमारी बकरियों को चुरा लाए, इसीलिए तुम्हें सजा देने आए हैं, उसने कहा। ये बात सुनते ही रंगैया दंग रह गया। क्या कहा? मैंने बकरियां चुराई हैं? मैं ये सब नहीं जानता। अच्छा ये बात है, चलो देखते हैं। ऐसा बोलकर दोनों सास बहू दुकान में जाकर अंडरग्राउंड में गई और गांव वालों के सामने रंगैया की सारी पोल खोल देते हैं। हमने सोचा था कम दाम में बेच रहे हो,
भले आदमी हो, लेकिन तुम ये सब करतूत कर रहे हो, तुझे अभी पुलिस में पकड़वा देते हैं। इस तरह गांव वालों ने एक एक करके रंगैया को खरी खोटी सुनाई और उसे पुलिस में पकड़वा दिया। जहाँ जहाँ से रंगैया बकरियां चुरा कर लेकर आया था, उन सबको बकरियां वापस कर देता है। इस तरह सास बहू बकरियों के चोर को पकड़वाकर गांव में फिर से अपना अच्छा नाम कर लेते हैं।